शिकायत नहीं कीजिएगा कि सेशन लंबा हो गया। मैंने इसलिए सिर्फ 13 सवाल रखे हैं बॉस, ताकि मैं पूरे डिटेल में आपको समझा सकूं। हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। इन दिनों मैं आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एपिसोड रख रहा था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द दूसरे एपिसोड्स भी इसमें जोड़े जाएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा और देख लिया होगा, आज हम यहां पर एक बहुत ही अहम और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे किताब की, एक ऐसे बुक की जिसको एरर स्पॉटिंग के बेसिक कह लीजिए या फिर एडवांस कह लीजिए, हर लेवल पर उसको जरूर रिकमेंड किया जाता है कि इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और एरर स्पॉटिंग अच्छे से सीख जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिरर ऑफ कॉमन एरर की। आज इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं। पहले एपिसोड में हम मिरर ऑफ कॉमन एरर के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें एक एक करके उसका सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे और ये सॉल्यूशन भी एमसीक्यूज बेस्ड होगा। मतलब ये कि जिस तरीके से एक टेस्ट होता है कि 30 सेकंड की समय सीमा आपके सामने रखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको अपने पढ़े गए सूझबूझ के हिसाब से जो आपने पढ़ा है, क्योंकि आप सब तैयारी कर रहे हैं मुझे पता है, तो आपको उससे दो फायदा होगा। देखिए, मैं आऊं और सीधे सीधे बता दूं तो उसमें क्या होगा कि आपको हो सकता है कि आपको लगे कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, अब मैं इसको क्यों पढ़ूं, मैंने तो मुझे सर ने बनवा दिया है, मैं जहां पढ़ता हूं वहां पे इंस्टीट्यूट में मुझे करवाया गया है। तो इसीलिए मैं इसको टेस्ट के पैटर्न पे रख रहा हूं कि टेस्ट योरसेल्फ, कि आप नोटबुक और पेन लेकर के आओ। 30 सेकंड की समय सीमा मैं आपको दे रहा हूं। आपने आज से 10 दिन पहले पढ़ा है, 6 महीने पहले पढ़ा है या साल भर पहले पढ़ा है, आप खुद की जांच कर लो। ये एक प्रकार का असेसमेंट टेस्ट है कि आपने जो पढ़ा क्या वो आपके दिमाग में है। अगर है तो अच्छी बात है, और अगर उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच की कमी है तो उसके एक्सप्लेनेशन में हम आपके सामने उसको रखेंगे जरूर। साथ में जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने शुरू किया है और जिनको लगता है कि पता नहीं एरर स्पॉटिंग मेरे से होगा या नहीं होगा, ये उनके लिए भी फायदेमंद है। आप भी आइए, आप बचपन से जो इंग्लिश पढ़ रखे हैं उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हां, गलत हो जाए तो उदास या फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन को गौर से देखिए, समझिए, लिखने की कोशिश कीजिए, लिखिए, रिवीजन कीजिए। अगले दिन फिर जब उस पर सवाल आएगा या फिर कहीं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। मोटा मोटी जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी है, टारगेट ये है कि कम से कम समय में आपको एरर स्पॉटिंग कैसे सिखाएं। वैसे हम सेशन की शुरुआत करेंगे तो बात करेंगे। आप नोटबुक और पेन लेकर के तैयार होइए, मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और मिरर ऑफ कॉमन एरर के एक चैप्टर को आपके सामने रखते हैं। इस चैप्टर को हम 4 हिस्से में बांटेंगे। चूंकि 50 क्वेश्चन है और मुझे थोड़ा इसके कंसेप्चुअल नॉर्म्स को भी डिस्कस करने हैं, तो मैं सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। एवरेज 50 to 52, 53 क्वेश्चंस एक एक चैप्टर में इसमें दिया गया है। तो एक चैप्टर को हम एवरेज 13 क्वेश्चन पर डिवाइड करते हैं। 13 क्वेश्चन आपके सामने 12-13 ऐसा रहेगा, आपके सामने रखेंगे। कोई 30 सेकंड की समय सीमा आपको देंगे और आप इसको बनाइए। तो अगर आज हम यहाँ पर जो चैप्टर शुरू करेंगे वो 4 सेशन तक चलेगा। आपको प्रत्येक दिन आना है, सॉल्व करना है, बताए गए नॉर्म्स को नोट डाउन करना है और ये कोशिश करनी है कि उस नॉर्म्स पर अगर आगे सवाल पूछा जाए तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये सबसे ज्यादा जो रिकमेंड की जाने वाली बुक है एरर स्पॉटिंग के लिए, उसमें से एक है और अशोक सर की बुक है। बहुत अच्छी किताब है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जब एरर स्पॉटिंग की बात होती है तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप भी चलिए मिलकर के मेरे साथ सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और आप देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, ऐसे आप लोग बहुत कंजूस हैं। एक लाइक करने में भी आपको बहुत दिक्कत होता है। अगर कोई परेशानी है, लग रहा है कि सेशन में कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो मैं तो बोलता हूं कमेंट में आप लिख करके मुझे बताइए। जितना हो पाएगा हम इस सेशन को आपके हिसाब से चेंज करने की, मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। चलिए हम सेशन को शुरू करें
उससे पहले एक थोड़ी सी झलक आपके सामने रखते हैं। देखिए, यही है मिरर ऑफ कॉमन एरर। अब इसका फ्रंट पेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको यहां पर वो दिखा नहीं पाऊंगा। तो इसमें देखिए कि ये जो है आर्टिकल, टोटल इसमें कितने चैप्टर्स हैं पहले वो देख लीजिए। तो टोटल इसमें जो है ये 14 चैप्टर्स, 14 है ना। आखिरी है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग। इसी तरीके से ग्रामर के हर चैप्टर को इसमें प्रेपोजिशन है, नैरेशन है ना, वॉइस है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, सबको रखा गया है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। तो मैं यहां पर शुरू करूंगा एक बेसिक चैप्टर से। मैं शुरू करूंगा टाइम एंड टेंस से इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि सबसे बेसिक होता है ये, इसकी जानकारी लगभग हर बच्चे को होती है। और यहां पर क्या होता है कि 14 चैप्टर्स है, हर चैप्टर में लगभग 50 से 52 क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको देखेंगे, मान लीजिए हम 50 एवरेज कर लेते हैं, 50 प्लस है, तो यहां पर जो है 700 प्लस क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करा देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा समय लगेगा, 1 से 1.5 महीने के टोटल सेशन में हम इसको कर पाएंगे। और कोशिश करेंगे कि आपके सामने रेगुलर अब सेशन रखें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन एक ऑल्टरनेट पे आएगा और एक ऑल्टरनेट पे इसका सेशन आएगा। किसी दिन अगर ज्यादा जरूरत रही तो 26 क्वेश्चन का भी सेशन कर लेंगे। मतलब जहां पर ये लगेगा कि कॉन्सेप्चुअल नॉर्म्स कम पढ़ना है तो समय के हिसाब से देख लेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप सब इसमें प्रॉमिस करिए कि मेरा साथ देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, भगा भगा करके नहीं देखेंगे। सच में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं तो मैंने कहा है ना कि मैं जून जुलाई आते आते आपकी इंग्लिश को वहां तक जरूर पहुंचा दूंगा कि अगर आपकी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस अच्छी रही तो आप CHSL क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चैनल पर नजर बनाए रखिएगा, मैंने पहले ही कहा, और नजर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। चलिए, तो अभी हम इसको हटा देते हैं और आपके लिए व्यवस्था करते हैं समय की। वही 30 सेकंड की समय सीमा आपको मिलेगी। एक बार फिर से आप सबका लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर है, टाइम एंड टेंस की शुरुआत करेंगे यहां पर। हाँ, इसको मैंने 4 सेशन में डिवाइड किया है क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन में ना कहीं कहीं बहुत ज्यादा नॉर्म्स है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मुझे समझाने होंगे। तो जब मैं समझाऊंगा तो आप उसको नोट डाउन करिएगा और रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, बिना देरी किए हुए हम सवाल को रखते हैं आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप सबने सॉल्व किया होगा। और सॉल्व करने पर आप, जब ये सेशन समाप्त होगा तो आपको टोटल कितने अंक मिले वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। क्या परेशानियां हुई, क्या दिक्कत हुआ वो बताइएगा, फिर इसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, यहां पर एरर के बारे में आपको पता ही है कि क्वेश्चन को 4 हिस्से में बांटा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को 4 हिस्से में बांटा जाता है। एक ए, यहां पर देखिए बी, यहां सी और एक डी। ये पूरा एक सेंटेंस है जिसको 4 हिस्से में बांटा गया है और एक अलग से हिस्सा रखा गया है नो एरर, कि अगर इस चारों हिस्से में कहीं से कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, नो एरर आप चुनेंगे। लेकिन अगर इस हिस्से में जहां पर गलती है वो आपका आंसर होगा। तो देखिए, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एक सेंटेंस यहां तक है। दूसरा है यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। तो देखिए, ये मेरा पीसी है। पीसी कहने का मतलब है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसका कि अब प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज उसे कहते हैं, उस सेंटेंस को कहते हैं जिसका मीनिंग पूरा होता है। जैसे कि राम मेरा दोस्त है, मतलब वो अपने सेंस, एक कंप्लीट सेंस देता है। राम मेरा दोस्त है, राम दिल्ली में रहता है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब ये दूसरा हिस्सा जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जो खुद में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है। जैसे कि मैं कहूं जो पटना में रहता है, तो ये जो पटना में रहता है अधूरा है। तो मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जिसका सेंस पूरा ना हो उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और ये दोनों, जैसा कि मैंने, थोड़ा एक पेज आगे बढ़ते हैं, मुझे यहां पर डिटेल बताना है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रिंसिपल क्लॉज, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ
प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें मैंने 3 कॉम्बिनेशन आपके सामने, अगर आपने पढ़ा है, मेरी वीडियो देखी है, ये चैनल पर भी अवेलेबल है, और इसमें मैंने 3 कॉम्बिनेशन आपको बताया है। और इस कॉम्बिनेशन को मैंने कहा है कि टाइम एंड टेंस से अगर 10 बार सवाल पूछा जाएगा ना, तो 3 बार इसमें से सवाल होगा। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? पहला कॉम्बिनेशन है, इसको हटा ही ले, पहला कॉम्बिनेशन है एससी में लिख रहा हूं इधर, और इधर लिख रहा हूं पीसी। ध्यान दीजिएगा, ये सुनिधि चौहान और प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है और प्रिंसिपल क्लॉज है। यहां पर देख लीजिएगा, ये ठीक है। हाँ, अब देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। पहला क्या है? प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो फ्यूचर सिंपल में होगा, ठीक है, या फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको कहिए। अब देखिए, फिर मैं यहां पर सिंपल लिख रहा हूं, कुछ लोग चकमा खा जाएंगे, सर ये क्या है? वही है जिसको इंडेफिनिट कहते हैं, वही है। या फिर एज गिवन का प्रेजेंट होगा। क्या होगा? एज गिवन का प्रेजेंट। अब ये एज गिवन का प्रेजेंट क्या है कि जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब देखिए यहां पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, और ये जो विल है ये प्रेजेंट सिंपल का मतलब है कि आप यहां पर कैन भी लिख सकते हो, शुड भी लिख सकते हो, मतलब जैसा दिया गया है वैसा। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन है कि एससी मेरा पास्ट में रहेगा, तो इधर जो लिखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज को या तो लिखेंगे वुड से या लिखेंगे एज गिवन के पास्ट से। किससे लिखेंगे? एज गिवन के पास्ट से। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आगे कई सारे सवाल में काम आएगा। भले ही इस सेशन का ये एक सवाल हो सकता है, लेकिन ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे ही पूरे मिरर ऑफ कॉमनर को बता दूंगा। तो सोच लीजिए कि जून जुलाई तक लगभग हर चैप्टर में आपका कवर कर दूंगा। अब तीसरा क्या है कि तीसरे में इधर होगा हैड प्लस V3 और इधर क्या होगा? वुड हैव प्लस V3। अब इसका जो है कि इफ ही हैड प्लेड वेल he would have won the match। तो यहां पर एक चीज आप देख लो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में किसी भी जगह पर विल या विल का कोई फॉर्मेट इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा गया है। इस तरफ है, इस तरफ मैंने बताया है कि विल करो, वुड करो, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज के तरफ किसी भी जगह पर विल का इस्तेमाल करने के लिए नहीं लिखा गया है, नहीं बताया गया है। यही 3 कॉम्बिनेशन है क्लॉज का जिस पर कि हर हमेशा सवाल पूछा जाता है। अब हम पीछे सवाल पर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है? व्हेन यू विल फाइंड आउट, और देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहां विल लगा हुआ है, ये गलत है, और इसीलिए इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो क्या है? आपका ए। देखिए अगर नॉर्म्स आपको पता है तो बहुत आसानी से इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्म्स पता करने के लिए आप इसको नोट डाउन करो, इसको लिखो, इसको रिवीजन करो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज का 3 कॉम्बिनेशन है। पहला है सबऑर्डिनेट मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो प्रिंसिपल मेरा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, या जैसा दिया हुआ रहे उसका प्रेजेंट होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है सबऑर्डिनेट मेरा पास्ट में होगा, तो प्रिंसिपल वुड के साथ आएगा। तीसरा कॉम्बिनेशन है सबऑर्डिनेट हैड प्लस V3 होगा, तो प्रिंसिपल वुड हैव प्लस V3 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ऐसे आप सबने बनाया होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और ये बहुत ही आसान सा सवाल है,
और इसका जवाब आपने दे लिया होगा। ये जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको भी समझ में आता है। देखिए क्या कह रहा है, वेन एवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। अब यहां पर देखिए, इसको लगाने से और इस सेंटेंस का जो सेंस है वो मुझे दिख रहा है कि ये स्टैटिक बात की जा रही है, स्टैटिक एक्शन वाली बात। ठीक है, स्टैटिक एक्शन। ये कोई आदमी अगर एक बार आएगा तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब कभी भी आप आते हैं। ये रिपीटेशन दिखा रहा है कि आपका ये गुण है। अरे नहीं होता है, रिश्तेदार में कुछ रिश्तेदार होते हैं कि बस हाथ झुला के चले आए, आए हम ही हैं गिफ्ट। हम मामा चाचा लोग ऐसे होते हैं, कुछ कुछ मामा होते हैं जो झोला भर भर के सबके लिए लाएंगे, फलना भतीजी के लिए, छोटका भतीजा के लिए, है ना। तो होते हैं ऐसे लोग, आपके घर में भी होंगे कुछ प्राणी जो खाली हाथ आ जाएंगे, 2 रुपया देंगे, चॉकलेट खा लो, 5 रुपया, बहुत रिक्वेस्ट करने पर 10 रुपया। वो अभी भी वो बाबर के जमाने के हैं, हमारे जमाने में 50 पैसा मैसा हो। अरे आपका जमाना 1947 में था, हम यहाँ है 2024, बताइए। देखिए तो इसमें क्या दिख रहा है, स्टैटिक एक्शन। अब इसके पीछे क्या है कि जहां कहीं भी आपको स्टैटिक एक्शन की चर्चा करनी हो, स्टैटिक एक्शन बतानी हो, ये एक्सप्रेस करना हो कि मैं कुछ रेगुलर करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं खाता हूं, मैं खेलता हूं, ये हमारा गुण है, ये स्टैटिक गुण है जो हम रेगुलर करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से ट्रांसलेट करते हैं, इसको कंटीन्यूअस से ट्रांसलेट नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, whenever you come, कि जब कभी भी आप यहां आते हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, बी, कि whenever you come you bring a lot of sweets for me। तो बहुत ही आसान है, ये बात समझ में आई। ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपको स्टैटिक एक्शन की चर्चा करनी हो, कुछ ऐसे गुण की बात करनी हो, इसलिए किसी को नहीं कहते आई एम लविंग यू, कहते आई लव यू, स्टैटिक गुण है। आई हेट यू, स्टैटिक गुण है। तो ये जहां जहां पर स्टैटिक गुण और कुछ रिपीटेड एक्शन की बात हो रही हो, ये समझिए सेंस के हिसाब से कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि आई एम टीचिंग, तो इसका यह मतलब नहीं निकला कि वो टीचर है, इसका यह मतलब निकला कि वो उस समय पढ़ा रहा है। लेकिन अगर कोई कहता है आई टीच, तो इसका मतलब है कि वो टीचर है, चाहे वो उस समय पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। इस बात को समझिए कि आई टीच इंग्लिश का मतलब है कि भैया ये मेरा स्टैटिक गुण है, मैं पढ़ाता हूं। एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश का मतलब है कि इन दिस टाइम आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट अ टीचर, आई डोंट नो। ये कोई नहीं कह सकता कि कोई अगर ये मान लो किसी जगह हम गए, मैं गया, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है, मैं कोई और काम करता हूं, मैं किसी जगह गया, मेरे पुराने मित्र हैं, वो जानते हैं कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है और मैं उनके इंस्टीट्यूट में बता दूं तो बच्चे खुश हो जाएंगे, तो कहते सर आधा घंटा बता देते। अब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा कॉल आ गया, मैंने कहा, कोई पूछा क्या कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो क्या मैं उस समय शिक्षक हूं? क्या मेरे लाइफ में मेरा शिक्षक होना मेरा गुण है? नहीं, उस समय नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता आप क्या करते हो, तो आप सड़क पर भी होते हो तो आप कहते हैं पढ़ते हैं, इस कंपनी में जॉब करते हैं। तो देखिए रिपीटेड वाला एक्शन बोलते हैं हम। तो जब को हमको कुछ भी स्टैटिक बताना होता है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से ट्रांसलेट करके लिखते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, एक नॉर्म्स है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सा सवाल है। वैसे इसमें आपको आपके जो मतलब शिक्षक हैं वो कुछ दूसरे तरीके से बताए होंगे। मेरे क्लास में और मैं और मेरे जो बच्चे हैं उसको मैंने कुछ दूसरे तरीके से बताया है। आज ये ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आप भी इसको लगा के देखो कि क्या आपको फायदा होता है। देखिए हम लोग को बचपन में क्या पढ़ा, मैं भी पढ़ा था वही, कि ज्ञानेंद्रिय वाले जो वर्ब होते हैं, हाँ, जो कोई स्टेट बताता है, कोई अवस्था बताता है, जैसे प्यार, नफरत, हम लोग को रटवा दिया गया था, प्यार, नफरत, घृणा, चाहत, पसंद, नापसंद, देखना, सुनना, सोचना, सब। ये खौफ है, खौफ। कौन सा खौफ पता है? इस पर छड़ी का खौफ। आजकल के बचपन को पढ़ेगा तो बच्चा का देख लेंगे भैया, उस समय में नहीं होता था, मास्टर साहब का तरह बापों को देख लेंगे हम, बुला के लाओ, हमारा तो हमारा बाप, क्योंकि मेरे पिताजी भी उन्हीं विद्यार्थी थे। नहीं कुछ तो भैया गाड़ी का, उस समय में तो इतना गाड़ी था नहीं, काने में धर के एक्सीलरेटर दिए, कान लाल लंगूर हो गया विद्यार्थी। माए देखी क्या हुआ,
समझ गई, दो थप्पड़ घर में भी पड़ा, भैया अब तो चलता नहीं। तो क्या हो गया यहां पर देखिए, यहां देखिए इसमें समझने वाली बात है क्या कि मैंने समझाया था कि दुनिया में दो तरह के वर्ब होते हैं। नहीं, आपने जो पढ़ा है परंपरागत मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वो है, ये बीके सिंह स्पेशल है। अब ये दो तरह का वर्ब कौन सा है? एक वर्ब होता है जो चलेगा चलेगा रुक जाएगा, चलेगा चलेगा रुक जाएगा, फिर चलेगा चलेगा रुक। तो सर ये कौन सा नखराबाज वर्ब है? तुम्हारा खाना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हंसना, ऐसा है लगातार कोई हंसता रहा है, 5 साल तक हंसी रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ, अब सोचो कि वो खाना शुरू किया और खाना खत्म नहीं हो रहा है, क्या होगा? दो चीज, या तो खाना खत्म नहीं तो आदमी खत्म। तो ये ऐसा वर्ब है जो कि तुम सोचो, तुम खुद ही सोचो, तुम नजर घुमा के देखो कौन कौन सा ऐसा काम होता है कि चले चले रुक जाए, फिर चले चले रुक जाए। और एक ऐसा वर्ब होता है कि एक बार शुरू कर दो और जब तक उसको नहीं बोलोगे थामा थामा, तब तक वो नहीं रुकेगा। जैसे किसी को बोल दो मैं तुमसे प्यार करता हूं, अब हो गया, वो आदमी मरियो जाता यो बोलेगा फलनमा चिलनमा से बहुत प्यार करता था, चाहे करे कि नहीं करे। अब उसको क्या करना पड़ेगा? दो थप्पड़ लगाओ, बोले तू उस लायक नहीं है, आई हेट यू, तो प्यार खत्म, नफरत चालू। तो मतलब है कि ये ऐसा वर्ब है कि एक बार स्टार्ट हो गया तो लगातार चलेगा। कौन सा तरीका है बता रहे हैं आप? देखो ना, इस पर सवाल बनेगा कि अब इसमें देखो कि एक शब्द है एपियर। अब इसका दो मतलब होता है, एक मतलब होता है शामिल होना, हाँ, किसी एग्जामिनेशन में एपियर हो गए, किसी जगह पे हो गए, शामिल होना। और एक होता है महसूस होना या प्रतीत होना। ठीक है, महसूस होना या प्रतीत होना। अब देखो ये रुक रुक के चलना, लगातार चलने पे क्या मस्त सवाल आसानी से बनता है कि अब इसका ई वाला मीनिंग होगा तो रुक रुक के होगा, कभी शामिल हुआ कभी नहीं हुआ। लेकिन महसूस होना तो लगातार चलता है कि अब तुम किसी, जैसे अब तुम किसी रास्ते से जा रहे हो, अब किसी गलत इलाके में घुस गए तो तुमको फील होता है कि अरे डेंजरस इलाका में आ गए, फिर अच्छे इलाके में आ गए, कुछ क्योटिक चल रहा है, कुछ नफरत वाला, कुछ गुस्सा वाला, अरे यहां तो विवाद हो रहा है, कुछ लोग नाच, तो अरे यहां तो खुशी चल, तो तुमको यह हमेशा फील होते रहता है अपने एनवायरमेंट से। तो अब यहां पर क्या है कि एपियर का क्या मतलब है, महसूस होना या शामिल होना, वो हम सवाल पढ़ के पता लगाएंगे। और पढ़ के पता लगाएंगे जो रुक रुक के, याद रखना कि जो रुक रुक के चलने वाला वर्ब है उसमें आईएनजी लगता है, और जो लगातार चल, आईएनजी क्या है? आईएनजी मशीन, जो वर्ब में लगाओ वर्ब चलने लगता है। हाँ, प्ले है आईएनजी लगाओ खेल चालू, डांस है आईएनजी लगाओ नाच चालू। तो मतलब यह है कि आईएनजी लगाए तो काम चालू। अब जो भैया रुकिए नहीं रहा है उसमें कहां से आईएनजी लगाएंगे हम? वो पहले से चल रहा। बताओ, जो आदमी दौड़ रहा है उसको धक्का देंगे, गिर जाएगा, दांत का खिड़की खुल जाएगा। तो दौड़ने वाले को धक्का नहीं देते हैं, जो खड़ा है उसको धक्का देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि ये रुक रुक के चलेगा, जो अगर वर्ब है रुक रुक के चलने वाला तो आईएनजी लगेगा, और नहीं चल रहा है लगातार पहले से चल रहा है, वैसा है मीनिंग आया तो उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। अब कह रहा है कि इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड। अभी शामिल होना तो नहीं है, कह रहा है कि हमको ऐसा लगता है कि तुम जो है प्लॉट कर रहे हो, साजिश कर रहे हो, किसके खिलाफ? योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स, अपने दोस्त और उसके मम्मी पापा के खिलाफ तुम कोई साजिश रच रहा है, हमको ऐसा लगता है। तो यहां क्या होना चाहिए? इसमें से आईएनजी हटाइए, ये पहले से चल रहा है, इट इज भी हटेगा। इट अपियर्स टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। पढ़ के मजा आ रहा है तो लाइक करने में कष्ट हो रहा है, कर दो। आपको देखो मांगने चले आए, अरे ये मेरा अधिकार है, करोगे लाइक तो मजा आता है तब से सेशन बनाने में। शेयर भी कर दो दोस्त लोग को, वो लोग भी पास कर जाएगा। नहीं टेंशन मत लो, इंग्लिश से खाली पास होगा, मैथ रीजनिंग जीएस सब पढ़ेगा तब, टेंशन मत। चलो अगला सवाल देखें, चलो।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद यह है सवाल बना लिए होंगे, बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। अब बूढ़ा आदमी जो उस कमरे में बैठा है, ऐसा लग रहा है कि यहां रहा है या रह रहा है, सेंस यही आ रहा है, और वो क्या किया है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं किया है। पढ़ के सेंटेंस ठीक है लग रहा है, लेकिन हम लोग को तो ऑपरेशन करने दिया है, चिरफाड़ करके देखेंगे एक्सपर्ट। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है, कैसे एरर बनाते हैं, देखो अशांति कैसे, ऐसे कुछ लोग क्या करता है ना, गजब गजब तरीका से बनाता है, ऐसा तेजस्वी लोग है, एनए से पढ़ के तो गया, एनए से पढ़ के उल्टा भी पढ़ लेता है। ये क्या था, बोला भाई सर खोजना ही तो है, ऐसे कैसे खोज दोगे, मतलब मुंडी से जांच करते हुए पैर तक जाए, पैर से जांच कर फिर ऊपर चले, कुछ एक्सरे कर रहे हैं, अरे इधर से पढ़िए। चलिए, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन, MAN में ए लगा हुआ है, यानी ये क्या है, सिंगुलर। हु जो है वो इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ लोग कहता है नहीं नहीं लिविंग के लिए होता है, हम कुत्ता में भी लगाए, मत लगाना, कुत्ता वाला हाल हो जाएगा, गलती हो जाएगा। हु सिर्फ इंसान, नर नारी और बच्चा, हु, ठीक। अब देखो सिंगुलर है तो तुमको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन की औकात वही होती है जिसके लिए वो यूज होता है, तो ये सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर, इसके साथ क्या लगाया, इज। ऐसे जांच कहिए सर इतना समय है तो तुम एक्सपर्ट हो, अरे धीरे धीरे बनाओ जी, सीख जाओ, रफ्तार बढ़, पहले चलना सीख लो फिर दौड़ना सीखेंगे। धरफड़ में गलती कर लेना, बना लिए 10 आया -0.5, क्या हो गया, इसलिए स्थिर बना लो, 2 नंबर आएगा, 2 तो कुल लाभ 2 होगा। नहीं, हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, याद रखना। इज के साथ क्या लगाए फिर, V4, ये भी ठीक है। इन दैट रूम, प्लेस बताया कि भाई वो आदमी जो उस कमरे में सिटिंग इन दैट रूम बैठा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, लिव्ड, अब ये क्या है, V2 कह रहा है हेयर फॉर मोर देन अ मंथ। अब देखो यहां पर ऐसा समय दिया है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिख ही नहीं सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में इस तरीके का समय नहीं लिख सकते हैं, पास्ट के किसी पॉइंट वाले टाइम को, कि मैं 1980 में वहां गया, आई वेंट देयर इन 1980, इस तरीके का सेंटेंस लिखते हैं। यहां कह रहा है 1 महीने तक। तो अब यहां 2 बातें हो सकती है, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेंस में 2 ही ऐसा टेंस है जहां पर कि इस तरह का समय मेंशन किया जा सकता है। एक है परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, और एक है परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड। एक तो यहां समय मेंशन करते हैं कि मैं बचपन से तुम्हें जानता हूं, दूसरा मेंशन करते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 5 years, तो यहां पर भी टाइम मेंटेन करते हैं। तो 2 ही जगह है जहां पर कि टाइम लिखा जाता है, एक क्या है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और तीसरा है, मतलब तीसरा नहीं, मतलब 3 ये हो गया, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहां पर ही टाइम मेंशन होता है और यहां पर टाइम लिखा हुआ है, इसलिए यह हिस्सा गलत है। या तो इसको आप कर लो हैज लिव्ड, है ना, या कर लो हैज बीन लिविंग, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में अंतर क्या होगा कि अगर आप हैज लिव्ड करोगे तो इसका मतलब है छोड़ के चला गया, 1 महीना रहा, काम समाप्त हो गया, और अगर हैज बीन लिखोगे तो इसका मतलब है कि पिछले महीने से रह रहा है, अभी भी है। तो इस जगह पर लिव्ड लिखना गलत है, इसलिए इसका जो आंसर आया वो तो दिख गया मेरा बी, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम किया समझ में आया? याद रहेगा कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही इस तरीके के टाइम को मेंशन किया जाता है। इसीलिए हम जब भी लिखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस ही होना चाहिए। ऐसे अगर कभी दिमाग काम ना करे तो एक नया ट्रिक बताते हैं कि अगर सेंटेंस का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है तो गिन लेना कि वर्ब कितने हैं। एक वर्ब यहां पर है, एक वर्ब यहां पर है और एक वर्ब यहां पर है। नहीं, अगर सेंटेंस का सेंस नहीं समझ में आ रहा है, हमको तुक्का लगाना है तो बता रहे हैं, लेकिन ये सावधान, तुक्का भी वही लगाते हैं जो ज्ञानी होते हैं। अज्ञानी तुक्का लगाएंगे तो अक्कर बक्कर बम्बे बो करके 80-90 पूरे 100 वहीं पहुंचता है जो गलत होता है ना। सही भी उसी का होता है भैया जो अभ्यास किया है। ये सब गलती गलत फहमी मत रहना कि हम तो गए ना तो बारिश हो गया। अच्छा,
तुम्हारे वजह से बारिश नहीं, बादल की वजह से होता है, संजोग था तुम चले गए वहां। ये देखो कि एक वर्ब यहां पर है, एक वर्ब यहां पर है और एक वर्ब यहां पर है। अब देखो ये क्या है? प्रेजेंट। ये क्या है? प्रेजेंट। ये क्या है? पास्ट। नहीं होगा, ये ग्रुप में से अलग है। वो देहात में कहावत है ना, एक गाछ राहर सबसे बाहर, जानता है? अरे वो चना का दाल जैसे छींटते हैं ना, तो उसमें दो चार अरहर का जो बीज होता है वो भी चला जाता है। अरहर का इतना बड़ा बड़ा होता है और चना होता है घुटने से नीचे का। तो कहावत है कि एक गाछ अरहर का, एक गाछ राहर और सबसे बाहर, वो दूरे से दिखेगा कि हम अरहर हैं। तो ये बस यही प्रेजेंट, प्रेजेंट यही बीच में कर रहा है हम पास्ट। हटाओ। लेकिन कब? जबकि सेंटेंस एक ही समय की बात कर रहा हो तब। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में एक प्रेजेंट एक पास्ट नहीं होता है, होता है। चलो अगला सवाल। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है और इस कॉन्सेप्ट की चर्चा मैंने पहले कर दी है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। अब मैं अगर कभी कभी क्या होता है ना कि सवाल पढ़ोगे ना तो पहले हिस्से में क्या गलती है उसका जवाब दूसरे हिस्से में होता है। तो ये क्या बात हुआ सर? अरे पढ़ के देखो ना। देखो क्या कह रहा है। अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन, ठीक है, कह रहा है अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग। चलो अभी दो बात बताए ना, रुक रुक के लगातार। ये देखो गलती किया ना, ये लगातार चलने वाला काम है। हम बोल दिए कि हमारा थोड़ा सा नफरत हो तो हो गया, जब तक गला मिलके सॉरी और ना बोलेंगे तो नफरत खत्म नहीं होगा। हम नफरत बोल के मर गए तो जिंदगी भर सब यही कहेगा फलनवा नफरत करता था, चाहे हो कि नहीं हो। मतलब यह है कि ये लगातार चलने वाला है, मिल गया मेरा। लेकिन फिर भी एक तो हो गया जो पढ़ा है, हाँ काम करता है बुद्धि भैया, रुक रुक के लगातार बोला। देखो अभी तुरंत मिल गया, पीछे पढ़ा है, यहां देखो फिर सवाल है। लेकिन हम क्या बोले कि सवाल को दो चार बार पढ़ो जब नहीं समझ में आए। क्यों? क्योंकि सवाल ही में उसका जवाब होता है। नहीं विश्वास हो रहा है? देखो अब यहां कह रहा है बट अ फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स। यहां नहीं लगाया लविंग तो यहां क्या होना चाहिए? हेट्स। पहला रीजन तो यह है कि ये लगातार चलने वाला काम है। दूसरा रीजन क्या है? स्टैटिक गुण है, स्टैटिक गुण है ना जी। ये मिसोजिनिस्ट कहते हैं नारी द्वेषी, जिसको औरत से नफरत होता है। हाँ ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं। एगो जिसको क्या कहते हैं, मनुष्य से ही नफरत होता है, मनुष्य गंध लगता है उसको, देखेगा नहीं दूसरे को चिल्ला देगा तुम कहां आ गया। होता है, बहुत सारे लोग हैं। भांति कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग। ऐसा नहीं है, कैटेगरी मिलेगा, खोजो, हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा तुम्हारा, मिल गया कैटेगरी। तो देखो यहां पर क्या है, मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? नारी द्वेषी। अब फिलोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? नारी प्रेमी। अब को हम कैसे समझे? तो जिस शब्द के में फील फीलो फीला लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? फील फीलो फीला, माने प्रेम करता है। जैसे किताब से जो प्रेम करेगा उसका है बिब्लियोफाइल, मानव से जो प्रेम करेगा फिलैंथ्रोपिस्ट। फील फीला फीलो याद रखना, माने प्रेम। और मिस या मिसो मतलब नफरत, मिसोजिनिस्ट। क्लियर? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है बी। बहुत ही कॉमन सा है, इसमें दो नॉर्म्स था, दोनों नॉर्म्स में से कोई भी लगाओ, आराम से बनाओ। मैंने कहा कि सवाल का अगला हिस्सा भी कभी कभी सवाल का जवाब होता है, तो पढ़ो आराम से बनाओ। क्या है इसमें? स्टैटिक एक्शन, या फिर ऐसा वर्ब जो कि लगातार खुद में गुण होता है कि वो चलता रहता है, तो उसको हम आईएनजी के साथ नहीं लिखते। चलिए अगला सवाल। आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो गया है और आप सब होशियार हैं, उम्मीद तो है कि बना लिए होंगे। क्या कह रहा है देखो, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ। अब ये सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ ये पल भर का काम है नहीं ना। ये क्या है, लंबे समय का स्टैटिक गुण होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा डाइट ले, एक दिन में ऐसा चमत्कार हुआ जी क्या मतलब हम कमजोर हैं, कुछ ऐसा दिया खा लिए एकदम हेल्दी हो गए। वो फिल्म में होता है, आयरन मैन, सुपरमैन, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है वहां पे। इधर देखो क्या कह रहा है कि द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज। अभी देखो इसका रेगुलर हैबिट का चर्चा कर रहा है ना, कि गेट अप मतलब होता है जगना। अब वो रेगुलर उठता है कि उठ रहा है? उठ रहा है मतलब क्या, मुंडी उठा, धर उठा, अब उठ गए पूरा। हाँ, वैसे हम लोग ऐसे ही उठते हैं, अलार्म लगाते हैं, कसम खाते हैं रात में कल सुबह उठूंगा एकदम समय से, 5:01, 5:02, 5:03, 5:04। पड़ोसिया कह रहा है, हे प्रभु या तो आप उठ जाइए या ये अलार्म बंद कर दीजिए। आप हमको उठाने के लिए अलार्म लगाते हैं, बताओ। अरे यार, इतना पेशेंस टेस्ट नहीं करना चाहिए दूसरे का। ऐसे कौन अलार्म लगाता है यार? 72 गो अलार्म लगा दिए, यहां से लेकर के मीठापुर तक। बताओ यहां क्या है कि यहां पर ये गेटिंग अप नहीं होना चाहिए, ये इसका एक रेगुलर आदत है। उसका सीक्रेट क्या है अच्छे हेल्थ का, कि वो भाई रेगुलर क्या कहता है, ही गेट्स अप। हाँ, ये इज भी नहीं ना होगा इसके साथ, क्या हो जाएगा यहां पर, यहां लगाएंगे गेट्स अप। ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, मतलब वो सूर्योदय से पहले उठता है। ये उसकी स्टैटिक गुण है, ये उसका आदत है, जो कि उसके अच्छे स्वास्थ्य का सीक्रेट है। एंड हैज अ 2 माइल वॉक, और वो 2 मील क्या करता है, वॉक करता है प्रत्येक सुबह। तो देखो ये रिपीटेड है, स्टैटिक है, अभी समझाया था। इसी तरह का सवाल पूछता है बंदे, इसलिए इस पॉइंट को कैसे नोट डाउन करोगे, तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा, कैसे मेंटेन करना है ये तुम खुद सोचो। मैंने एक आसान तरीके से, एक फनी तरीके से तुमको ये बातें समझा दी है। इस पर सवाल पूछता ही पूछता है और आप अब जवाब दे सकते हो, बट दिमाग में रखना उसको। चलो, तो इसका जो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। क्या होगा, ही गेट्स अप बिफोर सनराइज। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है और ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या है कि एक नॉर्म्स है, देखते हैं, पेज खाली छोड़े नहीं। चलिए, एक है कि नाउ या नाउ डेज या एट द मोमेंट या दिस टाइम। मतलब अब इसको रटना नहीं है, ऐसे कोई शब्द जिससे कुछ रनिंग की बात हो रही हो तो उसके साथ हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रहा है, नाउ डेज, इन दिनों। तो इन दिनों मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्टेटस रनिंग है। तो इसमें याद रखिएगा कि जब रनिंग स्टेटस की बात हो, इससे पीछे मैंने क्या सिखाया, इससे पीछे मैंने सिखाया कि स्टैटिक एक्शन की बात हो, मतलब जो हम लगातार करते हैं, रिपीटेड मोड में करते हैं, कि मैं पढ़ाता हूं, मैं खाता हूं, मैं टहलता हूं, मैं जिम जाता हूं। तो ये क्या है, रिपीटेड मोड वाला है, कि जब भी समय मिलता है करता हूं। जब कोई बोले कि अभी या इन दिनों आप क्या कर रहे हो, तो जो काम चल रहा है कंटिन्यूअस है। जैसे कोई नॉवेल लिख रहा है, तो नॉवेल तो एक दिन में नहीं लिखेगा। क्या कहेगा, इन दिनों मैं एक नॉवेल लिख रहा हूं, इन दिनों मैं अपना घर बनवा रहा हूं, इन दिनों मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं। तो इस तरीके का जो है इन दिनों मतलब कंटिन्यूअस का एक्शन देगा। तो रनिंग स्टेटस में हम क्या लगाते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। और यहां क्या हो जाएगा, ही इज टीचिंग फिजिक्स। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बात समझ में आ गई कि जैसे मैंने पीछे बताया कि स्टैटिक एक्शन के लिए, और याद रखना
ये सब क्या है? सब रनिंग स्टेटस को बताने वाले शब्द है। नाउ, नाउअडेज, एट द मोमेंट, दिस टाइम। तो इस बात को समझिए कि ये जो है रनिंग स्टेटस वाले को बताएगा। कोई भी सेंटेंस है किसी भी शब्द से, अब जरूरी नहीं है कि यही शब्द आएगा। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भैया शब्दों की गुलामी करना बंद करो, सेंस की गुलामी करो, जिंदगी में खुश रहोगे। मतलब ये है, कोई भी सवाल दिया अब वो सेंस लगाना है कि कैसा सेंस है, क्या सेंस आ रहा है। अगर उसमें रनिंग का सेंस आ रहा है तो कंटिन्यूअस लगेगा। और इसीलिए सवाल का जवाब क्या हो गया? इसका जवाब है वो है ए। चले बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपका समय शुरू होता है। चले समय समाप्त हो गया। यहां पर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट वाला है, एक मैं पहले समझा देता हूं। देखिए, अब पेयर सेंटेंसेस, एक तरह के पेयर सेंटेंसेस आते हैं, तो उसमें जो टाइम का पेयर होता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे पेयर सेंटेंसेस क्या है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया। ये पेयर कैसा है? जिसमें कि ये दिखता है कि एक काम के बाद दूसरा या एक काम से पहले दूसरा हुआ है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में कुल 3 तरह के पेयर होते हैं। ठीक है, जैसे इसका पेयर 1 है। ठीक है, एक है पेयर 1। मैं आपको सिर्फ पेयर बता दे रहा हूं, उसके हिसाब से आप एग्जांपल ढूंढ लीजिएगा। ऐसे डिटेल में इस पर जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है, टाइम एंड टेंस पे 45 वीडियो है, वहां जाकर के उसको सीखिए। किसी को रोक टोक नहीं है भैया, सीखने वाले के लिए मेरे चैनल पे 600 वीडियो है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी जानकारी वहां पर है। लेकिन नहीं, आपको तो उससे मतलब है नहीं, आपको लगता है क्वेश्चन दे दे हमको कोई, तो भाई मेरे पास वो तरीका नहीं है। हम आपको सिखा सकते हैं, आप सीखना चाहेंगे, जितनी भी परेशानी होगी, कॉन्सेप्चुअल नॉर्म्स एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ा करके आपको हम बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो बशर्ते कि आप पढ़ना चाहो। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप पूछो, जितना पूछोगे उतना मजा आएगा। चलो, तो पार्ट पहला जो है उसका पेयर होता है प्रेजेंट प्रेजेंट का। पहला पेयर है प्रेजेंट प्रेजेंट। मतलब क्या है कि उसमें दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। तो इसमें जो प्रेजेंट ओल्ड वाला होगा ना, मतलब समय के हिसाब से एक पुराना और एक रीसेंट, तो ओल्ड वाले का ट्रांसलेशन होगा हैज या हैव से V3। जो रीसेंट वाला होगा वो होगा या तो V1 V5 से, या नहीं तो इज, आर, एम और V4 से, यानी कि कंटीन्यूअस में होगा, या नहीं तो क्या होगा, वो परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा। इसी का पेयर पूछेगा। पहला पेयर है प्रेजेंट प्रेजेंट का, याद रखिएगा। पहला पेयर क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट का। जैसे कि वह जिम जा रहा है क्योंकि डॉक्टर ने उसे सलाह दी है। ठीक है, वह खुश दिखता है क्योंकि उसके मम्मी पापा आए हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस में दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो ओल्ड वाला जो है, जो उस सेंटेंस में पुराना है, पुराना एक्शन है, वो मेरा हैज है प्लस V3 से ट्रांसलेट होगा। जो रीसेंट वाला है वो क्या होगा? इज, आर, एम प्लस V4 से होगा। अब देखिए, पेयर नंबर 2 की बात करें, हम पेयर 2 की बात करें तो इसमें आता है प्रेजेंट और पास्ट। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि भैया पास्ट वाला ही ओल्ड होगा। तो ये पास्ट वाला जो बनेगा, ये बनेगा V2 से या was were प्लस V4 से, और ये जो बनेगा वो बनेगा हैज हैव, किससे बनेगा? हैज हैव प्लस V3 से। तो इसमें जो दूसरा पेयर है वो क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट का पेयर है, प्रेजेंट पास्ट का पेयर है। ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। अब देखिए, जो इसमें मेरा तीसरा पेयर है, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 3, उसमें क्या होगा? दोनों तरफ पास्ट होगा, एक पास्ट और दूसरा भी पास्ट होगा। ये जो पास्ट ओल्ड वाला होगा वो होगा आपका हैड प्लस V3। क्या होगा? हैड प्लस V3। और ये क्या होगा? या तो V2 या was were प्लस V4। क्या होगा? was were प्लस V4। याद रखिएगा कि पेयर इसी तरीके से काम करता है। एक मेरा यहां पर पेयर है प्रेजेंट और पास्ट का, तो एक पेयर प्रेजेंट प्रेजेंट का है, दूसरा पेयर प्रेजेंट पास्ट का है, और तीसरा पास्ट पास्ट का है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया, तो अब इसमें पहले रोगी मरा तो वो हैड प्लस V3 से ट्रांसलेट होगा, और डॉक्टर का आना V2 से ट्रांसलेट होगा। अब देखिए,
इसमें प्रेजेंट और पास्ट में कि जब से वह गई उसने पत्र नहीं लिखा है, तो जाने का काम पहले हुआ है तो वो मेरा इससे ट्रांसलेट होगा V2 से, और पत्र नहीं लिखा है वो इससे ट्रांसलेट होगा। इस 3 पेयर पर भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। आपको अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट में आप लिख करके मुझे बताइएगा, अगर कुछ सुधार करना होगा। मैंने क्या लिखा है, पहला पेयर है प्रेजेंट प्रेजेंट का, ध्यान दीजिएगा पहला पेयर कौन सा है, प्रेजेंट का। इसमें जो ओल्ड वाला होगा वो हैज है प्लस V3 से ट्रांसलेट होगा, और जो रिसेंट वाला होगा वो V1 V5 से या कंटिन्यूअस यानी इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस में, पुराना वाला परफेक्ट में। फिर दूसरा जो पेयर है वो मेरा एक प्रेजेंट और एक पास्ट का है, इसमें पास्ट वाला ओल्ड है तो ये V2 से या was were प्लस V4 से ट्रांसलेट होगा, और ये होगा हैज हैव से। तीसरा पेयर है कि इधर भी पास्ट हो और इधर भी पास्ट, मतलब दोनों सेंटेंस पास्ट में हो, तो ये V2 से या was were प्लस V4 से ट्रांसलेट होगा, या ये had प्लस V3 से होगा। चलिए हम पीछे की तरफ आते हैं सवाल पर, क्या कह रहा है, he seems to be happy। अब देखो यहां V5 है, ठीक है, दिख रहा है मेरा, ये मेरा V5 है। कह रहा he seems to be happy because his parents had come। अब देखो ये had प्लस V3 है, had प्लस V3 है, जो कि गलत है। मेरा पेयर किसके साथ है, पेयर को अगर आप देखिएगा तो पहला पेयर, नाम अगर छोड़ दीजिए तो पहला पेयर V1 V5 है, और ये इजारम प्लस V4 है, फिर से लिख दे रहे हैं प्लस V4 है। इसका जो पेयर है वो हैज हैव प्लस V3 के साथ है। किसके साथ है, हैज हैव प्लस V3 के साथ है। फिर जो दूसरा पेयर है वो किसके साथ है, वो है हैज हैव प्लस V3, और इधर क्या है V2 या was were प्लस V4। ये हमेशा फिक्स है, ऐसा ही रहेगा। तीसरा जो पेयर है वो क्या है, V2 या was were प्लस V4, और इधर क्या है had प्लस V3। ये बदलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही यूज होगा। अब हमको ये देखना है कि एक तरफ अगर V5 लिखा है तो इसके साथ हैज हैव प्लस V3 होना चाहिए, तो पेरेंट्स है तो क्या होगा, हैव। क्लियर है, तो यहां पर सीधा सीधा क्या होगा, he seems to be happy because his parents have come from London, और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C। याद रखिएगा कि ये जो टाइम सेंटेंस सीक्वेंस वाला होता है, पेयर वाला, कि एक के बाद दूसरा या एक के पहले दूसरा, तो इसमें 3 ही तरीका है बनाने का, जिसमें कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ परफेक्ट का ट्रांसलेशन बनता है V1 V5 को साथ इजारम V4 के साथ, या हैज हैव प्लस V3 के साथ पेयर करेंगे। हैज हैव प्लस V3 को अगर हम उससे ओल्ड चले जाएंगे तो V2 या was were प्लस V4 के साथ ट्रांसलेट करेंगे, V2 या was were प्लस V4 को हम had प्लस V3 के साथ ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद है कि इस सवाल को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, और याद रखना ये, और ये जो अगले पेज पर मैंने समझाया इसको नोट डाउन करो, कई सारे सवाल में ये पूछा जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सीखिए। और मिरर ऑफ कॉमन एरर का सॉल्यूशन लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इस बहाने हम इतने नॉर्म्स को पढ़ाएं। अगर हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो कम से कम 12 से 15 क्लास लगेगा, उसमें हम एग्जामिनेशन के समय तक कवर नहीं कर पाएंगे सिलेबस को। 2 महीने में एग्जाम है, तो फटाफट करते हैं। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलो समय समाप्त हो गया। अब देखिए यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि इट इज टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी। अब इसमें याद रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, प्लस इसके बाद अगर सब्जेक्ट लिखा गया हो तो आगे हम पास्ट लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कई बार आएगा। तो अगर इसके बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा गया हो तो हम इस सेंटेंस को लिखते हैं इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज।
तो देखिए, अगर हम सीधे सीधे आपको बता देते कि इट इज टाइम के बाद पास्ट लगता है तो आप फंस सकते थे। ये देखिएगा कि अगर इन्फिनिटिव लिखा गया है, 2 + V1 लिखा गया है, तब पास्ट लिखने की जरूरत वहां पर नहीं है। लेकिन अगर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट मेंशन किया गया हो तो आगे हम क्या लिखते हैं? पास्ट। याद रखिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। याद रखना है, इस पर भी सवाल बहुत पूछता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। याद रखिएगा क्या? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये जब लिखा जाता है और उसके बाद अगर सब्जेक्ट लिखा गया हो तो आगे क्या होता है? पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। देखिए, फट से बन गया। याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है ना? इसको नोट डाउन करिए, ये बहुत जरूरी है। ये चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए, लास्ट वीक का टाइम बता रहा है यहां पर, है ना? क्या कह रहा है? लास्ट वीक का समय बता रहा है। और जब पास्ट का समय बता रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लिख ही नहीं सकते, इसलिए यहां से हैज को हटा लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक जानकारी है कि इसमें पास्ट टाइम मेंशन किया है और कहीं पर भी अगर सिंगल पास्ट लिखा गया हो, सिंगल पास्ट यानी एक पास्ट का सेंटेंस है, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ एक पास्ट लिखा गया है, सिंगल पास्ट है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है कि वह गया, ही वेंट। ठीक है, वह कल गया, he went yesterday। वह 1980 में गया, he went in 1980। तो मतलब यह है कि सिंगल पास्ट कहीं पर लिखा गया हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा, इसलिए यहां से हैज नहीं होगा। और इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है। कह रहा है मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। इसको आराम से समझिए, समझ करके बनाते हैं, देखा जाए क्या कह रहा है। मेनी का मतलब है 1+ और बीच में है ऑफ, आगे है फ्रेंड्स। एक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखिएगा कि ऑफ का प्रयोग अगर रिलेशन बताने के लिए हुआ हो, रिलेशन के लिए हुआ हो, तो आगे जो नाउन आएगा वो सिंगुलर प्लुरल दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑफ का प्रयोग सिलेक्शन के लिए हुआ हो, ठीक है, चुनने के लिए हुआ हो, सिलेक्शन के लिए हुआ हो, तो आगे जो नाउन होगा वो हमेशा प्लुरल होगा। इसीलिए हम कहते हैं वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, और इसीलिए यहां पर क्या है, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स। तो देखिए सिलेक्शन हो रहा है यहां पर, तो ये भी एक पॉइंट है याद रखने के लिए कि अगर ऑफ का प्रयोग रिलेशन के लिए हुआ है तो आगे नाउन सिंगुलर प्लुरल जो मर्जी जैसा यूज है वैसा रख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अगर सिलेक्शन के लिए हुआ है तो नाउन हमेशा क्या होगा, प्लुरल होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, मेनी ऑफ माय फ्रेंड विश्ड, ये V2 है, यानी ये पास्ट की कहानी बता रहा है। टू कम हियर, मैंने आपको बताया था कि जब एक वर्ब लिखते हैं आगे दूसरा वर्ब लिखना हो तो उसको नाउन में चेंज करते हैं टू लगा करके, ये मैंने क्लास में मेंशन किया है, कम हियर टुडे। अब देखिए ये जो कहानी है इससे पहले ये पास्ट की बात बता रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टुडे, यानी अब आज की बात कह रहा है। बट नन ऑफ देम अराइव्ड, तो यहां V2 लिखना बिल्कुल गलत है, इसका प्रयोग नहीं होगा। आपको इसको ट्रांसलेट करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और इसीलिए इसका जो जवाब हो जाएगा वो डी। वैसे भी आप अगर अभी जो पीछे पेयर मेंशन किए हैं उस पेयर पर देखिएगा तो देखिए, अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो पेयर मेंशन जो हमने किया है वो क्या किया है कि V2 के साथ किसका पेयर है, हैड प्लस V3 का है। ठीक है, एक पेयर है V2 के साथ
हैज है प्लस V3 का, तो ये पुराना वाला V2 है और रिसेंट में हैज है प्लस V3 आएगा। तो आगे देखिए कि ये पुराने समय की बात है और आज टुडे की बात कह रहा है, तो V2 के साथ यहां जो पेयर होगा वो क्या हो जाएगा, हैज या हैव का पेयर होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। इसलिए यहां पर ये अराइव्ड लिखना गलत है और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत आसान सा सवाल है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्या कह रहा है, सी सेज दैट सी विल टेक हर अम्ब्रेला। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, वो कहती है कि वो अपना अम्ब्रेला लेगी इन केस। अब देखिए इन केस के बाद विल लगाया है, यहां विल नहीं होगा, रेंस, क्योंकि मैंने कहा था सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज का कॉम्बिनेशन मैंने समझाया कि पहला वाले में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट, इधर होता है पास्ट, दूसरे वाले में यहां होता है वुड, और यहां होता है हैड प्लस V3 तीसरे वाले में, तो इधर होता है वुड हैव प्लस V3। ये मैं इससे पहले चर्चा कर चुका हूं, इसके पहले वाले क्वेश्चन पर आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है डी। ज्यादा समय नहीं लेंगे, सेशन बहुत लंबा हो गया है, पढ़ाया हुआ है। और देखिए बच्चे, शिकायत नहीं करना है कि सेशन लंबा, भाई साहब अगर पूरे सेशन में सवाल को हम एक्सप्लेन करके रखेंगे तो लंबा ही होगा, अगर कम समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। और जो लोग पढ़े हुए हैं उनको भी सुनना चाहिए ताकि ये आपके दिमाग में जाए, आपको याद हो और याद रहे एग्जामिनेशन हॉल तक, ताकि सवाल पूछा जाए तो आप जवाब दे पाओ। चलिए सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। अब देखिए आई विल लेट यू नो ये मेरा पीसी है और इधर एज सुन एज वाला एससी है, तो यहां विल का प्रयोग नहीं होगा। अभी मैंने तुरंत इस सवाल से पहले उसको बताया है, तो इसीलिए इसका जो जवाब है वो है आपका बी। पूरे डिटेल में देखने के लिए सवाल नंबर जो पहला है उस पर भी इसकी चर्चा मैंने की है कि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इस पर यह जानकारी है, बहुत ही आसान था ये सवाल। इससे पहले वाले सवाल में भी यही चर्चा थी कि एज सुन एज के बाद यहां पर विल का प्रयोग नहीं होगा। उम्मीद है कि यह सेशन जो कि बहुत सारी जानकारियों से भरा हुआ है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसका पूरा लुत्फ उठाया होगा, बहुत मजा आया होगा पढ़ने में और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक चीज और, शिकायत नहीं कीजिएगा कि सेशन लंबा हो गया। मैंने इसलिए सिर्फ 13 सवाल रखे हैं बॉस, ताकि मैं पूरे डिटेल में आपको समझा सकूं। ये डिटेल में समझाने के लिए ही मैंने सेशन को 13 के 4 हिस्से में बांटा है। अगर मुझे खत्म करना होता, ड्यूटी पूरी करनी होती, तो मेरा क्या, मैं 4 घंटे का सेशन बना के डाल दूं, आप देखो ना देखो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो, पढ़ो, लिखो, नोट डाउन करो, याद रखो, ताकि एग्जामिनेशन में सवाल का जवाब देकर आओ और सफल हो। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक भी वीडियो मिस ना हो। बहरहाल लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, अपने मित्रों को बताइए कि यहां पर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेशंस लेकर के आ रहे हैं, वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये आपका काम है। अगले दिन फिर इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते जरूर रखिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज वी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।